टेम्परेचर पर। कौन सा मेटल जो है वो कौन सा आएगा? लिखते चले जाओ, मरकरी। लिखते चले जाओ आंसर प्लीज। और जो नॉन मेटल होगा वो होगा ब्रोमीन। ये तुम्हारी बुक में ढूंढना नहीं है, ये यू नीड टू मेंशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। पॉइंट 2 कैन बी इजीली कट विद द नाइफ। कैन बी इजीली कट विद द नाइफ, यानी कि फर्स्ट का ही ये पार्ट है तुम्हारा। सेकेंड जो है वो नाइफ के साथ तुम सोडियम लिख सकते हो। कौन सा लिखोगे? सोडियम। दूसरा जो है वो तुम पोटेशियम भी लिख सकते हो, लेकिन मेन तुम किसको लिख दो? सोडियम को। अगला बोलो। पॉइंट 3 इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर। मैं तुम्हें साथ के साथ जो है वो हीट का एक तो सिल्वर आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का पूछे वही सेम रहेगा सिल्वर, एंड दूसरा भी मैं लिखवा देती हूँ कॉपर। पहले नंबर पे क्या है? सिल्वर, और दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा तुम्हारा? कॉपर। हाँ जी। पॉइंट 4 इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लिख लो आंसर लेड। पीडी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ अ मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये ऑलरेडी मैं तुम लोगों को करवा चुकी हूँ, बहुत बार करवा चुकी हूँ। एक और बार जस्ट मीनिंग समझा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट डेफिनेशन में नहीं आता है, एज एनसीईआरटी में गिवन है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। मेलिएबल क्या है बेटा? कि टेंडेंसी ऑफ अ मेटल, क्या लिखोगे? हैमरिंग करके उसको थिन शीट में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन सी आएगी? मेलिएबल। डक्टाइल तुम्हारा क्या आ जाएगा? कि भाई अगेन इसी तरह से लिखोगे, टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू बी ड्रॉन एज अ थिन वायर, कि भाई पतली से वायर की तरह उसको खींच खींच के हम क्या कर सकते हैं? वायर की तरह खींच सकते हैं। और बार बार टेंडेंसी ऑफ अ मेटल क्यों लिखा है? क्योंकि मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी इज शोन बाय मेटल्स ओनली, ठीक है। तो यहाँ से ये भी तुम्हें करते जाना है। अगला क्वेश्चन बोलो बेटा। पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 पे आ जाओ। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे सोडियम, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन ऑयल, और यहाँ पे ऑयल यूज कर लो बेटा, केरोसिन ऑयल। कौन सा ऑयल? केरोसिन ऑयल। रीजन क्या है? कि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। क्या लिखोगे? सोडियम इज हाईली रिएक्टिव and easily react with air and water, ठीक है। To avoid this, it is kept in oil to cut the supply of air and, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और तुमने इतना लिख दिया, मोर देन नंबर का हो, ये कितने नंबर का हो? 1 नंबर का, और तुमने इतना लिख दिया, इट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का क्वेश्चन है? 2 नंबर का, तो यहाँ पे तुम्हें साथ में रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा कि Na+O2, और यहाँ पे देखो कोई हम हीट नहीं सप्लाई कर रहे, कुछ नहीं सप्लाई कर रहे, ठीक है। ये साथ के साथ क्या बना लेगा हमारा? Na2O। क्या बना दिया इसने? Na2O, ठीक है। बैलेंस है? नहीं है। क्या करेंगे हम यहाँ पे? 2Na लिखेंगे, और ये कितना आ जाएगा? 4Na, ठीक है। दूसरा रिएक्शन भी साथ के साथ ही लिख दोगे कि Na जो है
वो इतना रिएक्टिव है कि भाई कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। किसके साथ रिएक्ट कर जाता है? कोल्ड वाटर। ठीक है, यानी H2O आ गया साथ में और सीधा ये क्या बना लेगा? NaOH। ध्यान है, NaOH सीधा ही बना लेगा। ठीक है, उसके भी बैलेंसिंग वगैरह हम कर लेंगे। चलिए आगे, कोई डाउट यहाँ तक? अगला क्वेश्चन बोलो। Question number 2. हाँ। Write equations for the reaction of 1. Iron with steam. 2. Calcium and potassium with water. बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो जरा ध्यान से, इन सब के साथ ना तुम्हें स्टीम के साथ भी रिएक्शन लिखवा रखा है और बुक में डायरेक्ट रिएक्शन जो है वो गिवन भी है तुम्हारा। सेम सोडियम वाला जो तुमने रिएक्शन लिखा ना, यहाँ पे क्या होता है कि साथ में एक गैस रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं H2 गैस। कौन सा गैस रिलीज होता है? H2 गैस। फिर बैलेंसिंग करोगे तो ये सेट हो जाएगा तुम्हारा। जैसे यहाँ पे तुमने लिख दिया 2NaOH। ठीक है जी, हो गया आपका बैलेंस। यहाँ पर भी 2 डाल दोगे, 4 हो गए हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी आप क्या डाल दोगे? हो गया बैलेंस आपका। अब यहाँ पे जब तुम्हें कहा रिएक्शन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका किसके साथ? पहले हमने आयरन के साथ रिएक्शन लिखना है। किसका? H2O का। अब देखना ध्यान से, तुम्हारे बुक में क्या लिखा हुआ है बेटा? स्टीम लिखा हुआ है। आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। आयरन किसके साथ रिएक्ट करेगा? स्टीम के साथ। और मैंने तुम्हें ये स्पेशली लिखवाया था कि लिखना क्या है? H2O ही लिखना है। ठीक है, अब ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा ऑक्साइड Fe2O3 प्लस यहाँ पे साथ में क्या निकल गया? H2 गैस। समझ गए? अच्छा, अगला जो तुम्हारा था कैल्शियम के साथ, बोला उसने कि कैल्शियम तुम्हारा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। कैल्शियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? कोल्ड वाटर के साथ। कैल्शियम के साथ बोला कि पोटेशियम के साथ? किसके साथ? Calcium and potassium. हाँ, तो जो 3 चीजें हैं, कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वो भी किसके साथ करेगा? उसी के साथ। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या आ गया? Ca और साथ में ये क्या बना लेगा? OH ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, जो तुम्हारा पोटेशियम है ये भी जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? कोल्ड वाटर के साथ। H2O क्या लिख दोगे? KOH साथ में H2। बैलेंसिंग कर लेना प्लीज एक बार, बोलो। हाँ, Samples of 4 metals A, B, C and D were taken and added to the following solution one by one. The results obtained have been tabulated as follows. देखो इसमें ना 4 तुम्हें ABCD जो है वो सैंपल्स गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है कोई भी। ठीक है, और साथ में ना 4 तुम्हें सॉल्ट गिवन है। एक तुम्हें आयरन सल्फेट का सॉल्ट गिवन है, दूसरा तुम्हें कॉपर सल्फेट का गिवन है, तीसरा कौन सा बेटा? Zinc sulfate. जिंक सल्फेट, और चौथा तुम्हें सिल्वर नाइट्रेट का गिवन है। Am I right? Yes ma'am. अब देखो जरा, इनके साथ तुम्हें ना अलग अलग चीजों की रिएक्टिविटी शो कर रखा है। जैसे ए जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट डी लिखा हुआ, देखो डिस्प्लेसमेंट किस किसके साथ शो कर रहा है? ए किसी के साथ? Copper sulfate. के कॉपर साथ. सल्फेट के को ये डिस्प्लेस कर रहा है। बाकियों के साथ नो रिएक्शन किसी के साथ लिखा है? Iron. आयरन के साथ लिखा है नो रिएक्शन। ठीक है, और बाकियों के साथ क्या सीन है? खाली खाली छोड़े। ठीक है, अब देखो बी में क्या लिखा है तुम्हारा? Iron के साथ displacement. आयरन के साथ डिस्प्लेसमेंट दिया है, Copper में कुछ नहीं. कॉपर में कुछ नहीं, Zinc sulfate में no reaction. नो रिएक्शन लिखा है, Silver में blank. एंड यहाँ पे ब्लैंक लिखा है। ठीक है, आगे देखो। C में no reaction iron sulfate और copper में no reaction. Zinc sulfate में no reaction. Silver nitrate में displacement. ठीक है, आगे। D iron sulfate no reaction. Copper sulfate no reaction. Zinc sulfate no reaction. Silver nitrate भी no reaction. अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे ना अलग ये केस स्टडी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, या फिर तुम्हें 1 से 2 नंबर में एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं ये, या 2 या 3 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अब कैसे इसको ना, पहले क्वेश्चन देखने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टेबल। टेबल में जब 4 सॉल्ट दिया हुआ है, चाहे वो नाइट्रेट का या किसी का भी हो, एक चीज देखो, हमने इसके ऊपर फोकस नहीं करना, हमने फोकस किसके ऊपर करना है? क्योंकि ये सॉल्ट किसका है?
मेटल्स का सॉल्ट है। अब इन चारों को अगर ध्यान से देखो तो चारों में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है तुम्हारा वो कौन है? फीका नहीं, सही पका है। जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद आयरन, फिर कॉपर एंड लास्ट में तुम्हारा आ गया सिल्वर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब हुआ कि जो भी डिस्प्लेस कर रहा है वो दूसरे से क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। समझ गए? और नो रिएक्शन का क्या मतलब हुआ कि भाई कम रिएक्टिव वाला जो है वो उसको कुछ कर ही नहीं सकता, तो नो रिएक्शन। मान लो जैसे हमने बार बार किया है कि फेरस सल्फेट के साथ कॉपर को रिएक्ट करवाएं तो कॉपर क्या डिस्प्लेस कर पाएगा? नो रिएक्शन। वही अगर कॉपर सल्फेट के साथ फेरस को करा दें हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD सोल्यूशन का तुम्हें दिया हुआ है। और पहला क्वेश्चन बोल बेटा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल तो भाई देखो ये आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, इसके साथ नो रिएक्शन है। और बाकियों के कोई है जो इसको डिस्प्लेस कर रहा हो, आयरन को या जिंक को डिस्प्लेस कर रहा हो, इसके अलावा नहीं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पहले का पार्ट का क्या आंसर हो गया तुम्हारा? बी। दूसरा क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 2, what would you observe if B is added to a solution of copper sulfate? अच्छा, अब अगर ये आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है तो कॉपर सल्फेट को क्या डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा? कर सकता है। जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है वो कॉपर को तो ऑटोमेटिकली डिस्प्लेस कर देगा ना, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या लिखोगे? यस, इट विल डिस्प्लेस कॉपर। ठीक है, आगे Question number 3, arrange the metals A, B, C and D in the order of decreasing reactivity. डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी की मतलब का मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव वाला हमने क्या करना है? सबसे पहले लिखना है। डिक्रीजिंग बेटा, डिक्रीजिंग यानी तीसरे में तुम क्या लिखोगे? सबसे पहले B, उसके बाद YA, क्योंकि वो कॉपर को कर रहे हैं डिस्प्लेस। हाँ, जिंक को तो कोई कर ही नहीं रहा, तो ठीक है A, उसके बाद C एंड लास्ट में बेचारा कौन बच गया? D, जो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। समझ गए क्यों किया हमने? B सबसे पहले आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। ठीक है, A क्यों? A उसके बाद कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा है तो इसीलिए A लिख दिया हमने। कॉपर से कम रिएक्टिव कौन है? सिल्वर, तो इसीलिए हमने किसको लिख दिया? C को। D ने किसी के साथ भी रिएक्शन शो किया है तो इसलिए सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव। हालांकि वो कॉस्टली हो जाएगा, सिल्वर से गया गुजरा कौन होता है? गोल्ड या प्लैटिनम। तो तुम्हें पता ही है रेट उनका कितना है ना? हाँ जी बेटा बोलो। Next question, question number 4. Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? Write the Dilute hydrochloric acid is added to any reactive metal, कह लो पोटेशियम कह लो कुछ भी कह लो। ठीक है भाई, तो क्या बनेगा? हम इसको अगर देखें तो रिएक्टिव मेटल यानी कोई भी मेटल हम अगर उठा लें तो भाई ये क्या शो करेगा? मेटल सॉल्ट बना देगा, यानी मेटल और साथ में क्या बन जाएगा? Cl। मेटल के साथ क्या अटैच हो जाएगा? क्लोरीन। गैस कौन सा निकल गया? गैस कौन सा निकल गया? हाइड्रोजन। आगे क्वेश्चन नंबर। हाँ, Write the chemical reaction when iron reacts with dilute H2SO4. आयरन रिएक्ट्स विद, ये क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ये इसी के साथ 4 है। है मैम। क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट है। यस मैम। ओके, तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ क्या लिखोगे? हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सा गैस है? हाइड्रोजन। दूसरा बोला Fe रिएक्ट्स विद dilute H2SO4। यस मैम। हाँ जी, इसका क्या लिखना है हमने? रिएक्शन क्या लिखोगे? FeSO4 + H2। और इसको बैलेंस करना मत भूलना और साथ में लिखते जा चले जाना ये क्या बना। अब देखो ये गैस है तुम्हारा, ये तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन होता है, पता ही है तुम्हें। ये तुम्हारा सॉलिड होगा, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? एक्वस। ठीक है, चलिए आगे। फेरस सल्फेट का कलर चेंज हो जाता है। अभी फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन। फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन। आगे बोलो।
Question number 5. What would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? Write the chemical reaction that takes place. जिंक इज एडेड टू आयरन सल्फेट, ठीक है, सोल्यूशन बोला है तो जिंक जो है तुम्हारा, देखो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है उसके के ऊपर ध्यान देना। जिंक तुम्हारा क्या है, सॉलिड ग्रैन्यूल्स हम लेते हैं। फेरस सल्फेट तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक्वस सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख दोगे, एक्वस लिख दोगे या लिक्विड लिख दोगे। एक और चीज ध्यान रखना, फेरस सल्फेट का ऊपर कलर क्या बताया मैंने, ग्रीन। अब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ब्लू हो जाएगा, ब्लू कॉपर सल्फेट होता है। तो ये क्या आ जाएगा, बन जाएगा जिंक सल्फेट, ठीक है, प्लस साथ में आयरन को इसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेस किया, ये आयरन तुम्हारा सॉलिड हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, सोल्यूशन है, एक्वस हो गया। ये कई बुक्स में तो कलरलेस लिखा हुआ है और कई में वाइट भी लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, कुछ भी कलरलेस में लिया ओके। क्या याद रख लोगे, कलरलेस, यानी जो हरा रंग है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दो चीजें, ठीक है, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है और दूसरा क्या हो रहा है, कलर चेंज। आई होप यू पीपल आर नोटिंग डाउन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, क्योंकि कालिदास तो कोई पैदा नहीं हुआ। पेज नंबर 53. 53 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. डिफाइन। अब डिफाइन में देखो पहला तुम्हारा आ गया मिनरल और दूसरा और गैंग. ये तुम्हें तीनों करा रखा है, ठीक है। मिनरल मैंने क्या कहा था, जो डायरेक्टली तुम्हें जिसमें किसी न किसी फॉर्म में क्या प्रेजेंट होगा, जो सॉल्ट्स है या आयरन मेटल है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। रॉक्स से हमें क्या मिलता है, जो सॉइल का क्रस्ट लेयर है वो मिनरल है, ठीक है। और क्या बताया, जिसमें मेटल्स की जो क्वांटिटी है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। एंड गैंग क्या हो जाएगा, जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ सैंड एंड डस्ट। जब हम ओर में से मेटल को पहला पार्ट जो है, ओर में जो मेटल के साथ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्या कह देते हैं, गैंग। ये बिगनिंग में ही तीनों तुम्हें लिख पा रहे हैं, ठीक है। अगले पे आ जाओ। क्या हुआ, नंबर 2. क्या हुआ, कुछ छूट गया। यस मैम, पेज नंबर 45 49 पे छूट गया. 49 वाला कोई बात नहीं, हम इसके बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2. नेम 2 metals which are found in nature in the free state. अच्छा, मेटल्स का नाम बताना जो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं। एंड देन और भी है कोई नहीं, तो फ्री स्टेट में कुछ नहीं, ध्यान रखना है कौन से दो लिख दोगे, गोल्ड सिंपल बोलो जरा, AU. एक चीज सिल्वर, ठीक है, और दूसरा लिख दोगे प्लैटिनम। प्लैटिनम का भी सिंबल बताइए दो, भाई PB इज लेड, PB इज लेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल बेटा। What chemical process is used for obtaining a metal from its oxide? मेटल फ्रॉम एन ऑक्साइड, अभी कल ही कराया है ये। मेटल ऑक्साइड से अगर मेटल निकालना है तो कौन सा प्रोसेस, Refining. रिफाइनिंग से पहले वाला, नहीं जी. हिंट दूं, बिगिनिंग विद R एंडिंग विद N। Roasting. रोस्टिंग में सल्फाइड और से ऑक्साइड और बनता है, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट और से ऑक्साइड बनता है, और रिडक्शन में ऑक्साइड से मेटल बनता है, जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज होता है। 3 तरह के रिड्यूसिंग एजेंट कराए आपको। चलो आप लोग कहाँ हो बेटा जी, रिवाइज किया था कल घर जाके। अगला पेज नंबर 49. ओके, पेज नंबर 49 जो हमारा रह गया था उसके ऊपर वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1. Write the electron dot structure of for sodium, oxygen and magnesium. देखो ये क्वेश्चन ना ध्यान से करना, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो तुम्हें क्या क्या बोला बेटा, 3 चीजें बोली हैं, तीनों को लाइन में लिख लो, सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। मैं बाकी कलर दूसरा यूज कर लूंगी। सोडियम का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम का, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 281. पीछे पन्ने नहीं पलटने चाहिए, इसका 26 और 282. ठीक है।
अब जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला तो ध्यान से देखना कैसे बना रही हो, और इसको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। पहला है तुम्हारा सोडियम, तो मैंने किस पे बोला था, किस पे फोकस करोगे, लास्ट वाले शेल के ऊपर, किसके ऊपर फोकस करना है, लास्ट वाले शेल के ऊपर। सोडियम को लिखोगे Na, इसको क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन, और इसको क्या लिखते हैं, Mg, ठीक है। क्या ना मैम ऐसे लिखना है, नहीं बिल्कुल नहीं, एक एक करके लिखना है, ये तो मैं अपना काम आसान कर दूँ, ठीक है। सोडियम के लास्ट में कितने, बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन के लास्ट में 6, बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। मैग्नीशियम के लास्ट में कितने, तो मेरे ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ था तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ओके। ये क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब या तो इसको डॉट्स के फॉर्म में लगा दो जैसे मैंने लगाया, या तुम इसको क्रॉस के फॉर्म में भी लगा सकते हो, नोट देखिए, राइट। सेकंड पार्ट बोलो, शुड आई रब दिस? Show the formation of Na2O and MgO by the transfer of electrons. बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये तो तुम्हारा सिंगल वाला था जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया है ना। अब कौन कौन से ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कौन कौन सा बेटा, Na2O एंड दूसरा MgO। ये तुम लोग खुद भी बनाकर देख सकते हो, हमने तुम्हारे लिए दो काम जो है वो इजी हो गया है, राइट। यहाँ पे क्या करोगे, Na एंड देन ऑक्सीजन, दोनों का अलग अलग लिखोगे, यहाँ पे Mg एंड देन ऑक्सीजन, दोनों का अलग अलग, सेम जो ऊपर लिखा है। Na का कितना 11 2 8 1, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना 8 2 6, ठीक है जी। Mg का कितना, मैं अपना काम आसान कर रही हूँ, याद रखना, ठीक है। तुम लोग एक एक वन आफ्टर अनदर करो। Mg का कितना 12 2 8 2, ऑक्सीजन का कितना 8 अगेन 2, 6। ऑल्दो देखो आई कुड जस्ट यू नो डू इट सेपरेटली, या इकट्ठे मैंने की ऑक्सीजन का हो चुका है उसके अकॉर्डिंग कर लेती, बट मैं यहाँ पे देखो ध्यान से एक एक पार्ट प्रॉपर कर रही हूँ, ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि एग्जाम में तुमने एक एक पार्ट को क्या करना है, प्रॉपर करना है। समझ में आ गया? अब जब हम कंपाउंड बनाते हैं ना, तो किस चीज पे ध्यान देना है, वैलेंसी के ऊपर। किसके ऊपर ध्यान देना है, वैलेंसी पे। तो यहाँ पे जो इसकी वैलेंसी है वो कितनी है, 1 है, और इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी देखो 2, तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, Na2O। रिएक्शन क्या लिखेंगे हम, Na प्लस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे 2, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऐसे लिखो, साथ में क्या तुम्हारा आ जाएगा Na, साथ में 2 और O थोड़ा दूर कर, ठीक है। अब कैसे आएंगी चीजें वो देखो। इसी के साथ हम इलेक्ट्रॉन डॉट भी बनाते जाएंगे। तो Na का वैलेंसी कितना, एक क्रॉस लगा देते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर अपने कितने थे, 6, और यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे भाई, Na हम कितना लिखेंगे, जल्दी बोलो, Na कितना लिखेंगे, 2, समझ गए। तो ये हम ये बन गया सबका। अब ये जब हमने ट्रांसफर शो करनी है, 2 वैलेंसी है, यहाँ पे एक आ जाएगा और एक ऊपर से यहाँ पे। एरो का ध्यान रखना, सबका बन गया। चलिए अगले पार्ट पे, सुमित पे अटेंशन। अब देखो Na2 यानी कि 2 Na अटैच हुआ, इसके ऊपर हमारा कुछ भी नहीं है क्योंकि कंप्लीट यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो इसके ऊपर चार्ज क्या डाल दोगे तुम, पॉजिटिव, और इसको किसके अंदर डाल दोगे, ब्रैकेट के अंदर। क्लियर है? ऑक्सीजन को जरा ध्यान से देखो, ऑक्सीजन को थोड़ा सा नजदीक लिख देते हैं क्योंकि अपने पास ना जगह है। 1 2 3 4 5 6, सोडियम से क्या आया, क्लियर हो गया। चलिए अगले वाले पे, अगला है हमारा MgO। बना लिया आपने, MgO भी बना लिया, गुड। तो MgO को देखो, जिसने बना लिया वेरी गुड, जिसने नहीं बनाया एक बार चेक कर लो। Mg साथ में क्या लिख दोगे, O, दोनों की वैलेंसी 2 2 है, तो हमारे लिए थोड़ा सा काम क्या है, आसान सा, क्या बना लेंगे,
MgO। ठीक है जी। Mg के ऊपर एक क्रॉस, दूसरा क्रॉस, ठीक है, दूर दूर लगाना। रीजन क्या है, हमारे लिए ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये वाला क्रॉस उठाकर यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, ये वाला क्रॉस उठाकर यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। Mg खाली हो गया हमारा। चार्ज कितना आ गया Mg के ऊपर? 2 पॉजिटिव। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगाओगे? 1 2 3 4 5 6 क्रॉस क्रॉस, और इसके ऊपर चार्ज कितना? 2 नेगेटिव। कितना था? एनी डाउट? चार्जेस तो मैं किसी और कलर से लिख देती हूँ ताकि तुम्हें विजिबिलिटी जो है वो प्रॉपर रहे। लिखते हैं इसको, चार्ज को रखें। इसका क्या आ जाएगा चार्ज? 2 नेगेटिव, और इसका क्या चार्ज आ जाएगा? ठीक है जी, टाइम डन। अब इस पेज पे और कोई क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है। क्या क्या क्वेश्चन देखना टाइम टेकिंग? Part 3 है, what are the ions present in these compounds? What are the ions present in these compounds? तो ये ions तुम्हारा ही गया, Mg2 positive and O2 negative। यहाँ पे क्या आ गया? Na positive and O2 negative। हाँ जी, आगे। Question number 2, why do ionic compound have high melting points? Why do ionic compounds have high melting point? Due to the presence of electrostatic force between them। Simple है ना? आगे बस डन। Right, next जो तुम्हारा बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, that we will be doing tomorrow. Along with that, we will also begin the reproduction chapter. ठीक है, वर्कशीट आप लोगों को दे दी जाएगी, घर से प्लीज सॉल्व करके आना।